घुटना, कंधा या कमर, चाहे जैसा हो दर्द, डॉक्टर ऑर्थो आपको देता है दर्द से पूरी आजादी, एक भरपूर जिंदगी। नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। आज सबसे बड़ा सवाल में हम बात करेंगे देश के भविष्य की, आपके मेरे भविष्य की, अपने बच्चों की। देश का भविष्य हमारे बच्चे हैं और 12वीं क्लास में पढ़ने वाले बच्चे जो हैं वो इस संकट काल, संक्रमण काल में, इस आपदा काल में 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तैयारियों में जुटे हुए हैं। 1.5 करोड़ बच्चे हैं, 1.5 करोड़। और अगर सामान्य वक्त होता, नॉर्मल टाइम्स होते, तो इस वक्त तक हमारे ये बच्चे इम्तिहान दे चुके होते, नतीजों का इंतजार कर रहे होते और कॉलेज जाने की तैयारियां कर रहे होते। लेकिन यह वक्त ऐसा है कि अभी तक इम्तिहान हो ही नहीं पाए हैं। 1 जून को फैसला लेगी सरकार, ऐसा बताया जा रहा था। मैंने 10 दिन पहले भी एक कार्यक्रम किया था। एक वो संसद में होता है ना, कॉल अटेंशन नोटिस, ध्यान आकर्षण प्रस्ताव, वो मैंने सरकार के सामने रखा था कि इसके बारे में, इन इम्तिहानों के बारे में एक मुकम्मल फैसला लेना चाहिए, एक टाइमलाइन होनी चाहिए। कल देश के रक्षा मंत्री की अध्यक्षता में एक बैठक ली गई जिसमें शिक्षा मंत्री रमेश पोखरियाल निशंक, सूचना और प्रसारण मंत्री प्रकाश जावड़ेकर और केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी भी मौजूद थी। और इसके अलावा देश भर के तमाम राज्यों के शिक्षा मंत्रियों ने भी इस बैठक में शिरकत की। तो जो ये असमंजस बना हुआ है, छात्रों की भी और माता पिता की भी धड़कनें हर रोज बढ़ी रहती हैं। बीपी लेवल हाई हो रखे हैं कि इम्तिहान होंगे कि नहीं होंगे, या 10वीं की बोर्ड परीक्षाओं की तरह 12वीं की बोर्ड की परीक्षाएं रद्द कर दी जाएंगी। लेकिन रद्द करना इतना आसान नहीं है। 10वीं की बोर्ड परीक्षाएं तो आप अपने ही स्कूल में, उसी स्कूल में अमूमन आप रहते हैं और स्ट्रीम्स चुनने के लिए कि भाई इंजीनियरिंग करनी है, मेडिकल करना है, कॉमर्स करना है, आर्ट्स करना है, क्या करना है, उसे रद्द करने में ऐसी कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन 12वीं के बोर्ड के जो इम्तिहान है, ये थ्रेशोल्ड एग्जाम्स है। ये हमारे बच्चों का भविष्य तय करते हैं, किस कॉलेज में जाएंगे, क्या कोर्स लेंगे, जिंदगी में आगे क्या राह, क्या रास्ता वो चुनेंगे। ये 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं पर ही निर्भर करता है। ये सिस्टम जो हमारा चला आ रहा है सालों से, बोर्ड की परीक्षाओं को, 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं को ऐसी अहमियत देता है। क्यों दी जाती है वो बाद का कभी विषय है, उस पर चर्चा करेंगे। तो खैर, कल बैठक हुई, उसमें एक बात तो साफ दिख रही है कि बोर्ड की परीक्षाएं तो होंगी। ज्यादातर राज्य इस बात पर तैयार भी हैं। लेकिन जो प्रस्ताव कल दिए गए, उन प्रस्तावों पर भी गौर करने की जरूरत है। 2 तरह के प्रस्ताव आए। हमारे आपके बच्चे जो 12वीं में पढ़ते हैं, उसमें 174 सब्जेक्ट्स हैं जिन्हें वो चुन सकते हैं। 5 सब्जेक्ट्स होते हैं, कुछ 6 भी लेते हैं, और 4 के नंबर कैलकुलेट किए जाते हैं आपकी परसेंटेज निर्धारित करने के लिए, अगर आपको आगे इम्तिहान, आगे कहीं दाखिला लेना है तो। अब 174 सब्जेक्ट्स में से 19 को सरकार मेजर मान रही है कि इन्हीं में इम्तिहान होंगे। अब इन्हीं में इम्तिहान होंगे तो 1 लैंग्वेज और 3 मेजर सब्जेक्ट्स। अगर रिटन एग्जाम होते हैं, 3 घंटे की परीक्षाएं होती हैं, जैसे कि सामान्य दौर में हुआ करती हैं। और ये स्कूल में ही होंगी या नहीं होंगी, इस पर भी मैं आता हूं। दूसरा प्रस्ताव है कि आप 90 मिनट, 3 घंटे नहीं, 180 मिनट नहीं, 90 मिनट के इम्तिहान हो, ऑब्जेक्टिव टाइप इम्तिहान हो, उनके हिसाब से आगे की राह तय हो, भविष्य तय हो हमारे बच्चों का।
लेकिन अब कई सवाल उठते हैं। सवाल ये, अब थोड़ा सवाल दिखाना शुरू कीजिए पीसीआर। कोरोना काल में स्कूल में ही परीक्षा पर जोर क्यों दिया जा रहा है? जो ये प्रस्ताव है, प्रस्ताव मैंने आपको दिखा दिए। अब स्कूल में ही परीक्षा हो, अपने आप में ये लॉजिकल लगता है कि बाहर सेंटर्स होंगे, उन पर कितना एतबार करेंगे माता पिता, लेकिन स्कूल में भी परीक्षाएं होंगी तो सोशल डिस्टेंसिंग कैसे मेंटेन करेंगे? क्या स्कूल में परीक्षा कराने में संक्रमण का खतरा नहीं है? और संक्रमण का खतरा बेहद अहम बिंदु है। रोज मैं आपको आंकड़े दिखा रहा हूं और आप जानते हैं, कभी 4 लाख से ऊपर, अब 3 लाख से नीचे आ गया है, लेकिन संक्रमण अभी दबा नहीं है और यह अभी दूसरी लहर है। और टीकाकरण चल रहा है, लेकिन 18 से 44 साल के बीच में जो आयु वर्ग के लोग हैं, उनके टीके को लेकर किस तरह से रायता फैला हुआ है, ये आप भी जानते हैं, मुझसे बेहतर जानते हैं। दिल्ली हो, महाराष्ट्र हो, कर्नाटक हो, वहां तो 18 साल से ऊपर वालों का टीकाकरण रोक दिया गया है क्योंकि टीके ही नहीं है। पर इन बच्चों को इम्तिहान देने के लिए कहा जाएगा तो क्या इनका वैक्सीनेशन हो पाएगा? जो तारीखें सामने आ रही हैं, 15 जुलाई से 31 जुलाई और फिर 1 अगस्त से 15 अगस्त, 2 चरणों में यह चुनाव हो। आज हम 24 मई में बैठे हुए ये चर्चा कर रहे हैं, कल तक राज्यों को इस बाबत प्रस्ताव भी देने हैं कि उनका रुख रवैया क्या है। ज्यादातर राज्य कहते हैं बोर्ड के इम्तिहान होने चाहिए। तो क्या बमुश्किल 2 महीने और 5 दिन में हम अपने बच्चों का टीकाकरण कर पाएंगे? और यह सवाल मैं क्यों पूछ रहा हूं? क्योंकि 12वीं के ज्यादातर बच्चे, 80% के लगभग बच्चे 18 साल से कम उम्र के हैं। वो टीके के लिए एलिजिबल ही नहीं है, तो उन्हें टीका लगाया जाएगा? क्या उन्हें छूट दी जाएगी? 18+ की कैटेगरी में 12वीं के छात्र भी आ जाएंगे क्या? और उनके लिए टीके हैं क्या? और दोनों डोज लग जाएंगी क्या? कोविड शील्ड के लिए अब तो 16 हफ्ते का अंतराल की बात की जा रही है कि मुकम्मल तभी होता है, सबसे ज्यादा इंपैक्ट दूसरी डोज 16 हफ्ते यानी कि 3 महीने। स्मृति ईरानी सबने बैठकर प्रदेश के राज्यों के जो मंत्री उनसे चर्चा करी, उनको कहा कि आप अपने सुझाव दें। ऑप्शन जैसे आपने बताया, ऑप्शंस हैं, उसमें क्या बेस्ट ऑप्शन रहेगी वो सोचने की बात है। क्या ऑनलाइन हो सकता है, पॉसिबिलिटी है या नहीं है? क्या स्टैगर्ड फॉर्म में, मतलब एक बार में इकट्ठे ना होकर मतलब कुछ बच्चे बुलाया जाए, स्टैगर्ड फॉर्म में एग्जाम हो सकता है कि अगर कैपेसिटी 250 की है तो 50 बच्चे बुलाया जाए, उसके हिसाब से एग्जाम हो सकता है। ऐसी उदाहरण दे रहा हूं मैं। तो स्टैगर्ड फॉर्म में क्या पॉसिबिलिटी है? टीका की बात मनीष सिसोदिया जी कर रहे हैं। वो कह रहे हैं कि अब टीका मंगवा लीजिए, पता है कि वो आउट ऑफ रीच है फाइजर से, अभी उन्होंने अपना वहां पे शुरू किया, वो टीका यहाँ अवेलेबल हो नहीं सकता। ये बड़ी स्पष्ट है, इसमें हम किसी भ्रम में ना रहें। परंतु तो बिना टीके के इम्तिहान होने चाहिए क्या? नहीं, आपने क्योंकि टीके की बात की तो इसलिए बीच में मैंने इंटरजेक्ट किया। बिना टीकाकरण के क्या इम्तिहान? आप भी पिता हैं, अपने बेटे को भेज देते बिना टीका लगवाए इम्तिहान के लिए? मेरा अगला पॉइंट सुने तो आपको मेरे को टोकना नहीं पड़ता। हाँ, एक मनीष सिसोदिया साहब ने अच्छी बात की, मैं उस पर भी चिंतन सरकार को या हेल्थ मिनिस्ट्री को भी करनी चाहिए कि 18 साल का जो टीका है, 18 साल से ऊपर वाला जो टीका है, 17 साल के बच्चे को भी लग सकता है, नहीं लग सकता, ये भी एक शोध का विषय। परंतु जो आपने बात की कि टीकाकरण अभी होगा तो तब भी कितना लंबा काल निकल जाएगा, टीकाकरण के बाद भी कितना लंबा काल निकल जाएगा, तो ये सारे विषय हैं जिन पे एक सबके सुझाव होने के बाद, आने के बाद फिर एक कोई रणनीति बनेगी, एक स्ट्रेटेजी बनेगी। उसमें छत्तीसगढ़ ने एक नया ट्रायल करने की कोशिश की, छत्तीसगढ़ सरकार ने, कि पेपर एग्जाम आंसर शीट और एग्जाम क्वेश्चन पेपर साथ दे दिए घर पे, क्या आप घर का ले आइए, हम उसको देख लेंगे, उस हिसाब से मार्किंग कर लेंगे। ये अलग अलग टाइप के एक्सपेरिमेंट्स हैं जो अलग अलग सरकारें सुझाव दे रही हैं या अपने अपने बोर्ड्स में करने की सोच रही हैं। परंतु मुझे लगता है कल तक जो समय है उसमें काफी अच्छे सुझाव आएंगे। और इसमें ये नहीं कि किस दल से आ रहे हैं। मैं तो अभी सिसोदिया साहब की बात भी कर रहा था, उनके सुझाव भी आए हैं, विपक्षी पार्टियों के भी आए, सबके मिलकर एक बार फिर, क्योंकि ये मेरा और आपका प्रश्न नहीं है, ये कांग्रेस और बीजेपी और आम आदमी पार्टी का विषय नहीं है,
ये देश का विषय है, इसको हमको सबको मिलकर सुलझाना है। ये तू मैं से नहीं, झगड़े से नहीं। मैंने कहा आपका धन्यवाद कर रहा हूँ, आपने इस विषय पर ध्यान आकर्षण किया है। हो सकता है आज की आपकी डिबेट में आतिशी कुछ अच्छा सुझाव देते, रागनी कुछ अच्छा सुझाव देते, और वो सुझाव मैं खुद नोट कर रहा हूँ। मैं इसलिए आपके डिबेट में कॉपी पेंसिल आपके साथ इस चर्चा में, डिबेट नहीं आज, तो चर्चा में कॉपी पेंसिल लेकर बैठा हूँ, ताकि आपके जो सुझाव होंगे वो मैं खुद भी लिखकर यहाँ से कुछ अच्छे आएंगे तो भेजेंगे, परंतु इसके रास्ते निकाले जाएंगे, और देश के बच्चों के भविष्य के हित में जो अच्छा होगा उसकी सरकार चिंता करेगी। नहीं, पर उसमें देखिए एक चीज, एक मिनट सरदार आरपी सिंह, रागिनी नायक, देखिए बहुत अच्छी बात की है आरपी सिंह ने, और यही इस तरह की एक समन्वय हमें अपनी राजनीतिक दलों में दिखे तो रास्ता तो निकलेगा, लेकिन रास्ता निकालने में भी हमने देरी की है क्या? इस बात को क्या हमने पहले इग्नोर किया कि हां वक्त ठीक हो जाएगा, और यह वक्त ठीक होने की संभावनाओं पर ही यह टाइमलाइन दी जा रही है, 15 से 30 जुलाई और फिर 1 से 15 अगस्त। अभी हमें नहीं मालूम, तीसरी लहर की आशंका से कोई विशेषज्ञ अभी इनकार नहीं कर रहा है। संदीप जी, सबसे पहले तो मैं कहना चाहती हूं कि इससे बड़ा विरोधाभास क्या होगा कि ये जो हाई लेवल मीटिंग हुई है, जिसमें इस बात पर एक गहन चर्चा हुई कि क्या 12वीं कक्षा के सीबीएसई बोर्ड एग्जाम होने चाहिए कि नहीं, जिसमें स्वयं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी विराजमान थे, राजनाथ सिंह जी थे, पोखरियाल जी थे, स्मृति ईरानी और तमाम अन्य नेता थे। वो मीटिंग वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर हो रही थी, फिजिकल मीटिंग नहीं थी, वो आसपास नहीं बैठे थे लोग। लेकिन इस देश के 1.5 करोड़ छात्र छात्राओं से यह अपेक्षा की जा रही है कि वो बिना टीकाकरण के, बिना वैक्सीनेट हुए अपने माता पिता के साथ 10 किलोमीटर जाएं, पीपीई किट पहनकर, अपने हाथ पांव लगातार सैनिटाइज करते हुए बंद कमरों में बैठकर एग्जाम दें। मैं समझती हूं कि ये इस देश के छात्र समुदाय के साथ बहुत बड़ा मजाक है। संदीप जी, पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ। अब दूसरी बात, आपने बड़ी अच्छी शुरुआत की, आज मुझे बहुत खुशी हुई, इतने तफसील के साथ आपने इस विषय को समझाने की कोशिश की दर्शकों को। देखिए, ये कहा जाता है वंस अ स्टूडेंट लीडर ऑलवेज अ स्टूडेंट लीडर। मैं समझती हूँ कि छात्र शक्ति राष्ट्र शक्ति होती है, क्योंकि आज का जो छात्र है वो कल के भविष्य का निर्माता है। और बड़ा दुख होता है मुझे ये कहते हुए कि जिस तरह से कोरोना के प्रबंधन के मामले में 1 साल तक कोई तैयारी नहीं कर पाई मोदी सरकार, वैसे ही अपने देश के भविष्य का एकेडमिक ईयर बचाने के लिए संदीप जी पूरे साल कोई तैयारी नहीं। बिल्कुल आपने ठीक कहा कि न्यू एजुकेशन पॉलिसी के ऊपर लगातार गाल बजाने वाली, पीठ थपथपाने वाली ये सरकार किस तरीके से इस साल एकेडमिक ईयर बचाया जाएगा स्टूडेंट्स को, इसके ऊपर कोई चर्चा पहले नहीं कर पाई। उसके लिए इम्तिहान तो जरूरी है ना रागिनी। देखिए, मैंने अपने ओपनिंग कमेंट्स में यही कहा, ये थ्रेशोल्ड एग्जाम्स हैं, इनके बिना हमारी कोई व्यवस्था ही नहीं है। इम्तिहान के बिना आप किस कॉलेज में जाएंगे? दिल्ली यूनिवर्सिटी में आप भी पढ़ी हैं, आरपी सिंह भी पढ़े हैं। दिल्ली यूनिवर्सिटी में बहुत जगह तो 12वीं के नतीजों के आधार पर दाखिला होता है, बहुत जगह एंट्रेंस एग्जाम्स भी हैं, तो कई तरह की दिक्कतें हैं। बिना इम्तिहान के दाखिला कैसे होगा? संदीप जी, मैं आपको 1-2 छोटे छोटे उदाहरण देती हूँ। देखिए, सबसे पहली बात तो ये कि अगर नाक के ऊपर पानी आ जाए और फिर हम हाथ पांव मारना शुरू करें तो डूबने से कोई नहीं बचा सकता। ये क्यों होता, कैसे होता, किस तरीके से आप अपनी शिक्षा प्रणाली को कोरोना के प्रकोप के चलते ट्रांसफॉर्म कर सकते थे, ये तो साल भर की तैयारी थी जो नहीं हो पाई। पर मैं आपको उदाहरण देती हूँ, दुनिया भर में सैट के एग्जाम कैंसिल हुए, चाहे वो अमेरिका की हार्वर्ड, प्रिंसटन यूनिवर्सिटीज हो, ऑक्सफोर्ड, कैम्ब्रिज हो, सबने निर्णय लिया कि हम पास्ट एकेडमिक परफॉर्मेंस के आकलन करके इस एकेडमिक ईयर में स्टूडेंट्स को लेंगे। क्या ऐसी व्यवस्था हमारे देश में बनाई जा सकती थी? तो जो मेहनत कर रहे हैं छात्र, देखिए एक मिनट रागिनी, एक मिनट रागिनी, एक मिनट, और ये जायज सवाल है। एक मिनट इंटरजेक्शन कर रहा हूं। जब आप एक महीने के भीतर रागिनी, आई एम इंटरजेक्टिंग, सुनिए, आई एम इंटरजेक्टिंग। ये देखिए, जो आप कह रही हैं कि हां पास परफॉर्मेंस के आधार पर आप नंबर दे दीजिए, ये बहुत से छात्रों पर क्या ज्यादती नहीं होगी? क्योंकि हमारे यहां पर सिस्टम क्या है कि बहुत से छात्र, उन्हें मालूम है कि जेईई नीट के एग्जाम देने हैं, वो 12वीं पर ध्यान नहीं देंगे। वहां पर पासिंग मार्क्स भी मिल जाएं, पर वो क्रैक कर देंगे जेईई और नीट को। उसके उलट कुछ छात्र ऐसे हैं, उन्हें पता है कि जी मुझे कॉलेज में दाखिला लेना है, मुझे एसआरसीसी, स्टीवंस या हिंदू में
दाखिला लेना है या सेंट जेवियर्स में लेना है मुझे दाखिला, तो वो अपने बोर्ड इम्तिहान की तैयारी करेंगे, वो नीट या जेईई के लिए तैयारी नहीं कर रहे। हाँ, मैं इसका भी जवाब आपको देती तो हूँ। पास परफॉर्मेंस आधार नहीं बन सकता है क्या? सुनिए, हाँ। मेरी बात सुनिए। आप और मैं, आरपी सिंह, अतिशी, हम सब विकल्पों की तलाश कर रहे हैं, क्योंकि इस सरकार ने पिछले 1 साल में कोई एक विकल्प हमारे सामने नहीं रखा। तो इसीलिए मैं आपको उदाहरण दे रही हूँ। एक विकल्प हो सकता है कि पास एकेडमिक परफॉर्मेंस के हिसाब से। दूसरा विकल्प आपने खुद सुझाया, ऑनलाइन एग्जाम्स हो सकता है, पर उसमें भी विषमताएं आएंगी क्योंकि बहुत सारे लोगों के पास बहुत सारे साधन सुलभ नहीं है। अब मैं आपको 1-2 उदाहरण और देती हूँ, आप जरा सुन लीजिए, 1 मिनट मेरी भी बात सुन लीजिए। सबसे पहली बात, जो स्टूडेंट्स जेईई, नीट या कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी करते हैं, वो इस माइंडसेट के साथ भी करते हैं कि हो सकता है उन्हें 1 साल ड्रॉप करना पड़े। मैं ये नहीं चाहती हूं कि किसी भी छात्र को ड्रॉप करना पड़े, पर ये माइंडसेट होता है। अब मुझे बताइए कि ये हाई लेवल मीटिंग जो ये सुझाव लेकर आई है कि हम बोर्ड की परीक्षा का फॉर्मेट बदल देंगे, तो एक तर्क तो ये भी दिया जा सकता है कि 9वीं कक्षा के बाद से स्टूडेंट्स को ये सिखाया जाता है कि एक सेट पैटर्न है बोर्ड का, उसकी तैयारी करके आपको एग्जाम देना है। अब 1 महीने पहले अगर वो सेट पैटर्न चेंज करके 90 मिनट का एग्जाम बना दिया जाएगा, तो क्या स्टूडेंट्स उसे भी ढंग से पास कर पाएंगे? फिर एक और तर्क आ जाता है कि जब 174 सब्जेक्ट्स में से आप केवल 19 सब्जेक्ट का फिजिकल एग्जाम लेना चाहते हैं, तो बाकी सारे सब्जेक्ट आप इंटरनल असेसमेंट के आधार पर लेना चाहते हैं, तो इन 19 सब्जेक्ट को भी आप इंटरनल असेसमेंट के आधार पर क्यों नहीं लेना चाहते? तो ये जो अजीब तरीके के तर्क वितर्क में उलझा दिया है मोदी सरकार ने, इसके चलते ही छात्राओं का भविष्य अंधकार में नजर आ रहा है। ठीक है आरपी सिंह, 40 सेकंड्स का नहीं, 1 मिनट देखिए, और भी मेहमान है, 1 मिनट रागनी। आरपी सिंह स्क्रीन पर, आरपी सिंह स्क्रीन पर, नहीं आगे निकल चुके हैं आप। हाँ 1 सेकंड, आरपी सिंह 45 सेकंड्स का रिस्पॉन्स। अभी 2 मेहमान और बहुत ज्यादा इश्यूज हैं अभी आज। मेरा कोई झगड़ा नहीं, मैं रागनी के हर सुझाव को मान लेता हूँ। मैं तो रागनी मेरे छात्र संघ में रही, मैं इनके हर सुझाव को मान लेता हूँ, हर मान्य चीज। पर रागनी, आप हमें कहने लीजिएगा पंजाब सरकार को समझाओ ना। पंजाब सरकार तो कुछ और कह रही है जो आप कह रही हैं, अब तो आपकी अपनी सरकार है, इसलिए मैं इस पे पढ़ना नहीं चाहता। मैं ये तू मैं का विषय नहीं है। आपके सारे सुझाव अच्छे हैं, कल जब सारे सुझाव सरकारों की ओर से आएंगे उस पर एक एक्सपर्ट, बिल्कुल इसमें एक आम सहमति होनी चाहिए। आपका पॉइंट वेल टेकन। आतिशी, मुझे ये बताइए, ये इतना कॉम्प्लिकेटेड इशू है और आपने एजुकेशन सेक्टर में अच्छा खासा काम किया है, रास्ता निकलता दिख रहा है या यहां पर दरअसल आप कोई भी विकल्प कीजिए, आप पुराने परंपरागत तरीके से सोशल डिस्टेंसिंग के साथ इम्तिहान करवा लीजिए लिखित 3 घंटे के, या 90 मिनट के कराइए, ये आदमी गधे पर बैठे, गधे को अपने ऊपर बिठाए, या गधे के साथ चलता रहे, जो वो बचपन में हम कहानी सुना करते थे। सवाल तो हर चीज में उठेंगे। देखिए संदीप जी, जो अभी कोरोना की दूसरी लहर आई है, उसके बाद ये तो बिल्कुल स्पष्ट है कि आप बच्चों को फिजिकली एग्जाम देने के लिए नहीं बुला सकते। पहले हम कोविड के बारे में मानते थे कि ये बुजुर्गों को ज्यादा इफेक्ट करता है, जिनको कोमॉर्बिडिटीज है उनको ज्यादा इफेक्ट करता है, यंग लोगों को होता है लेकिन माइल्ड होके निकल जाता है, लेकिन ऐसा नहीं है। हमने इस दूसरी वेव में देखा है कि कितने सीरियस केसेस हुए हैं युवाओं में, हमने देखा है कि कितनी डेथ्स भी हुई हैं युवाओं में। हम ये भी अब देख रहे हैं कि बच्चों में भी अब सीरियस मामले सामने आने लग गए हैं। तो ऐसी परिस्थिति में आप बच्चों को फिजिकली एग्जाम देने के लिए नहीं बुला सकते। आप बताइए संदीप जी, हम बताएं क्या हम अपने परिवार के बच्चों को भेजेंगे? नहीं भेजेंगे, हम नहीं भेजना चाहेंगे। दूसरी ओर आप ऑनलाइन एग्जाम्स की बात देखिए, तो भारत जैसे देश में ऑनलाइन एग्जाम करना असंभव है, जहां पे अभी भी बहुत ऐसे राज्य हैं जहां पे बिजली तक नहीं आती है, इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, बच्चों के पास कंप्यूटर नहीं है, स्मार्टफोन्स नहीं है। हमने तो पिछले साल भर दिल्ली जैसे शहर में देखा है कि दिल्ली जैसे शहर में ऑनलाइन क्लासेस चलाना कितना मुश्किल रहा है, क्योंकि बहुत बड़ी संख्या में सरकारी स्कूलों में ऐसे बच्चे हैं जिनके पास स्मार्टफोन और इंटरनेट का एक्सेस नहीं था। और अगर ये दिल्ली का हाल है तो और राज्यों का हाल आप सोच सकते हैं। इसलिए एकमात्र तरीका है जो भारत को अपनाना पड़ेगा, चाहे हम 1 महीने में करें, 2 महीने में करें, 3 महीने में करें, वो है कि अपने बच्चों को एग्जाम देने से पहले हमें टीकाकरण करवाना तो होगा। वो तो अगले 4 महीने 5 महीने लग जाएंगे आतिशी, वो मैंने टाइमलाइन दी, आप बताइए अगर मैंने गलत टाइमलाइन दी हो। अभी कोवैक्सीन के तो ट्रायल भी शुरू नहीं हुए 2 से 18 साल की उम्र के बीच में,
अभी आपने ही महाराष्ट्र सरकार ने, कर्नाटक सरकार ने टीकाकरण रोक दिया है 18 साल से ऊपर वालों का, 44 साल तक की उम्र वालों का। तो ये बच्चों को 1.5 × 1.5, मैं मनीष सिसोदिया का ही गणित यहां लगा रहा हूं, 3 करोड़ टीके तो इनको चाहिए, छात्रों और साथ में टीचर्स को भी जोड़ दें। संदीप जी, सबसे पहली बात, फाइजर की जो वैक्सीन है उसको कई देशों में 12 साल से उम्र के बच्चों को 12 को लगाया जा रहा है। पहली बात, जिस तरह से इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है कोविशील्ड को, कोवैक्सीन को, स्पुतनिक को, उस तरह से फाइजर को कई कंट्रीज ने, यूएस से जिसमें शामिल है, -70 डिग्री में उसकी स्टोरेज चाहिए, बच्चों को लगाने के लिए अप्रूवल दिया गया है। अब आप मुझे यह बताइए कि अगर हमें -70 डिग्रीज की भी कोल्ड चेन बनानी है, -18 डिग्रीज की भी कोल्ड चेन बनानी है, तो ये अब हमारे देश को करना पड़ेगा। क्यों केंद्र सरकार फाइजर की वैक्सीन को परमिशन नहीं दे रही है? क्यों मॉडर्ना को, जॉनसन जॉनसन को क्यों नहीं दे रही है? क्यों उनसे बात नहीं कर रही है? अगर हमें अपने बच्चों को सेफली घर से बाहर निकालना है तो वैक्सीनेशन करवाना पड़ेगा। आज आप यूएस में देखिए, वहां पे स्कूल खुले हैं, यूनिवर्सिटी खुले हैं, सिनेमा हॉल खुले हैं, नाइट क्लब खुले हैं, लेकिन फिर भी केसेस नहीं आ रहे हैं। क्यों? क्योंकि उन्होंने अपनी जनसंख्या को, अपनी पॉपुलेशन को वैक्सीनेट कर दिया है। वहां पे सेफली बच्चे घर से बाहर निकल के स्कूल जा रहे हैं, यूनिवर्सिटी तो मतलब सीधा आपका ये कहना है आतिशी, एक मिनट, लेट मी गेट इट वेरी क्लियर। आपका ये कहना है जब तक पूरी तरह से टीकाकरण नहीं हो जाता, इम्तिहान नहीं होने चाहिए। तो वो टीकाकरण में 5-6 महीने भी लग गए, दिसंबर तक का भी वक्त जो लगता दिख रहा है। मैं कोई भविष्यवक्ता तो हूं नहीं, पर मैं जो फैक्ट्स एंड फिगर्स पर बात करता हूं वो लग रहा है अभी 5-6 महीने लग जाएंगे, तो तब तक इम्तिहान ना हो। संदीप जी, टीकाकरण के लिए हमें 5-6 महीने रुकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दुनिया में सिर्फ 2 वैक्सीन नहीं है। ऐसा नहीं है कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन दुनिया में 2 उपलब्ध वैक्सीन है। दुनिया में कई और वैक्सीन हैं जो आज लग रही हैं। स्पुतनिक वैक्सीन की हम बात कर रहे हैं, वो रशिया में, वो भी बच्चों को लग रही है इमरजेंसी ऑथराइजेशन के तहत। तो क्यों हमारी सरकार इस पे एक्शन नहीं ले रही है? क्यों हम दिन ब दिन वेट करे जा रहे हैं ऐसी वैक्सीन जिनको 40 देशों ने, 60 देशों ने अप्रूव कर दिया, भारत क्यों नहीं अप्रूव कर रही है? जिनकी मैन्युफैक्चरिंग। तो कल आप क्या प्रस्ताव भेजने वाले हैं? कल तक 25 मई तक प्रस्ताव भेजने हैं। आप कहेंगे टीकाकरण के बिना इम्तिहान नहीं होने चाहिए, आप जिम्मेदारी नहीं लेंगे? होने चाहिए, बिल्कुल नहीं होने चाहिए। आप बताइए संदीप जी, आप अपने घर के बच्चों को भेजेंगे? आप सेफ महसूस करेंगे क्या? जितना लगाइए और उसके 15 दिन बाद कंप्लीट इम्यूनिटी होगी, वो सुरक्षा कवच आपको मिल पाएगा। तो 3 महीने का तो मतलब होता है अगस्त भी टाप गए, तो क्या सितंबर में इम्तिहान होंगे? या बिना वैक्सीनेशन के छात्रों से इम्तिहान दिलवाए जाएंगे? माता पिता का बीपी, उनकी धड़कनें, उनकी सांसें और अटकेंगी क्या? और जो वैक्सीन की तैयारी है हमारी, अभी 2 से 18 साल के बच्चों पर कोवैक्सीन का ट्रायल शुरू होगा। ये जून में ट्रायल होगा। तो ट्रायल होगा, रिजल्ट्स आएंगे, एफिकेसी डेटा आएगा, वैलिडेशन होगी, उसके बाद टीका लगेगा। अब दिल्ली सरकार फाइजर की मांग कर रही है, मोडर्ना पंजाब सरकार सीधे खरीदना चाह रही थी कंपनी से, उन्होंने कहा नहीं केंद्र के जरिए आइए। तो अभी वहां अलग रायता फैला हुआ है। अब सवाल यह कि स्कूल में इम्तिहान नहीं तो क्या घर में कराए जा सकते हैं? बहुत से लोग कह रहे हैं घर में ही ऑनलाइन परीक्षा करा दीजिए, ज्यादा महफूज महसूस करेंगे। और शहरों में, इंडिया में रहने वाले माता पिता जो हैं वो कहेंगे अरे भाई घर में ही करा लीजिए ना। उसमें नकल या इलीगल मीन्स इस्तेमाल करने का डर तो है, लेकिन वो छोटा मोटा है। ऐसा पर्चा भी बनाया जा सकता है कि नकल ना हो पाए, लेकिन नकल भी हो जाए पर ज्यादा सुरक्षित रहेंगे क्या बच्चे? घर में ऑनलाइन परीक्षा हो जाए तो गांव देहात में, कहने को हम डिजिटल इंडिया बन रहे हैं, लेकिन गांव देहात में किस तरह की सर्विसेज हैं, इंटरनेट कनेक्टिविटी कैसी है, ये आप जानते हैं। तो गांव देहात के और खास गरीब माता पिता के बच्चे, वो भी हमारे देश के ही बाशिंदे हैं, उनके पास तो कंप्यूटर्स ही नहीं है। फोन पर इम्तिहान होंगे क्या? क्या वो दे पाएंगे? ये अपने आप में सवाल है। स्कूल में भी जाएंगे, सेंटर्स पर जाएंगे बच्चे, तो आप, मैं, पीपल लाइक अस,
हम गाड़ी में अपने बच्चे को छोड़कर आ जाएंगे, मास्क लगवा लेंगे, तमाम एहतियात बरत लेंगे। जिनके पास साधन नहीं है, जो साधन संपन्न नहीं है, उनके बच्चे बसों में बैठकर जाएंगे, मेट्रो पकड़ेंगे, रिक्शा में बैठकर जाएंगे। क्या खतरा उनके सर पर लगातार मंडराता नहीं रहेगा? ये बहुतेरे सवाल हैं, इनके जवाब हमें तलाशने होंगे। और ये दूसरा साल है, दूसरी लहर है कोरोना की। पिछले साल भी इतनी भयावह नहीं, लेकिन ऐसी सूरत हाल थी, एग्जाम्स पोस्टपोन हुए थे, 80% एग्जाम ही मुकम्मल हो पाए थे। तो क्या हमने कोई प्लान नहीं बनाई? न्यू एजुकेशन पॉलिसी हम बनाते रहे, लेकिन फिर से ऐसा संकट आ गया, तो क्या उसके लिए हमारी तैयारी नहीं थी? और ऑनलाइन एग्जाम भी हो जाए। बहुत से लोग कह रहे हैं कि एनटीए जो हमारी टेस्टिंग एजेंसी है, जो जेईई और नीट के इम्तिहान कराती है, एक ऐसा ही इम्तिहान 12वीं के बोर्ड का भी हो जाए और परसेंटाइल के तरीके से उन्हें नंबर दे दिए जाएं। उसी आधार पर आप कॉलेजों में अपना दाखिला ले सकते हैं। बनने को हफ्ते 10 दिन में बन जाएगा। लेकिन यह सिर्फ सीबीएसई या आईसीएसई की बात नहीं है, स्टेट बोर्ड्स भी हैं, राज्य शिक्षा बोर्ड भी है, वहां पर भी इम्तिहान होने हैं। 26 लाख छात्र यूपी बोर्ड में 12वीं की परीक्षा देंगे, 12 लाख छात्र बिहार में देंगे, 8 लाख छात्र पश्चिम बंगाल में देंगे। इन 3 राज्यों में ही 50 लाख छात्र हैं। इनके तो पर्चे पहले ही बन चुके हैं, और वो भी 3 घंटे वाले लिखित, जो सामान्य प्रक्रिया में हमारे इम्तिहान होते हैं। तो ऑनलाइन इम्तिहान हुए। बहुत से राज्य तो कह रहे हैं हम तो इम्तिहान दोबारा से एग्जाम पेपर्स सेट नहीं कर पाएंगे। तो यह बहुत ही विकट समस्या है। देयर आर लेयर्स विद इन लेयर्स, बहुत सारे पेच हैं, और इसे सुलझाना होगा। हमारी सरकारों को शिक्षा जो है वो कंकरेंट सब्जेक्ट है, राज्य और केंद्र दोनों का अख्तियार है इस पर। और यहां राज्य अगर हाथ खड़े कर देंगे, जैसे खड़े कर रहे हैं, दिल्ली में उप मुख्यमंत्री भी हैं, शिक्षा मंत्री भी हैं, मनीष सिसोदिया ने कह दिया हम 12वीं का इम्तिहान नहीं करवा पाएंगे। वैक्सीनेशन करो, टीकाकरण करो पहले सभी छात्रों का। महाराष्ट्र भी कुछ ऐसा ही कह रहा है। यह संघीय ढांचे पर भी तनाव आएगा क्या? राज्यों ने हाथ खड़े कर दिए, कहा हम जिम्मेदारी नहीं लेंगे सुरक्षा की बच्चों के, तो फिर क्या होगा? उसकी हमने तैयारी की है क्या? और जो ये सब तैयारियां की भी जा रही हैं, टाइमलाइन कहने को सेट की जा रही है, अभी आखिरी फैसला नहीं लिया गया है। फिर से मैं ये कह दूं, अभी तो हम दूसरी लहर के बीच हैं, दबाव थोड़ा कम है, लेकिन तीसरी लहर की आशंका से भी इनकार कोई जानकार, कोई विशेषज्ञ नहीं कर रहा। और भगवान ना करे ऐसा हो, अगर तीसरी लहर आ गई, अगस्त में आ जाती है, इम्तिहान चल रहे हैं, बीचों बीच तीसरी लहर कहर बरपाने लगती है, फिर क्या होगा? उसकी भी हमें तैयारी करनी होगी। और यह कितना लेट होगा, जो हमारा एक सिस्टम है, शेड्यूल है यूनिवर्सिटीज का भी, विदेश में यूनिवर्सिटीज हैं, वहां पर भी लोग दाखिला चाहते हैं, क्या वो सब अधर में लटक जाएगा? कंपार्टमेंट वाले स्टूडेंट्स भी हैं, उनके इम्तिहान इसके बाद होंगे, उनके भी इम्तिहान हो पाएंगे या उन्हें एक मुश्त पास करने का कोई प्रावधान किया जाए? इन सवालों पर आज हम, ये बहुत गंभीर सवाल है, इन पर हम चर्चा करेंगे। लेकिन पहले सुनिए देश के शिक्षा मंत्री और दिल्ली के शिक्षा मंत्री क्या कह रहे हैं, सुनिए। तो कुछ राज्यों ने कुछ समय मांगा है और सुझाव देने के लिए, और उनको कहा गया है कि 25 मई तक वो अपने सुझाव दे देंगे, ताकि जल्दी से जल्दी हम इस अनिश्चितता को दूर कर सकेंगे। मुझे याद आता है कि जब हमने आपकी सीबीएसई बोर्ड की इंटर की परीक्षाओं को स्थगित किया था, तब हमने आपसे कहा था कि हम 1 जून तक इन परिस्थितियों का आंकलन करेंगे। जो भी परिस्थितियाँ होंगी वो आपकी सुरक्षा
और आपका भविष्य। हमारे सामने दोनों चीज़ें हैं, सुरक्षा पहले और उसके बाद आपका भविष्य। इन दोनों को देख करके हम फिर 1 जून को आगे का आपको अवगत कराएंगे, जो भी परिस्थितियाँ होंगी। केंद्र सरकार से हमारा निवेदन है कि 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और स्कूल के सारे टीचर्स के लिए, लगभग 1.5 करोड़ ही टीचर्स हैं, तो 1.5 करोड़ बच्चों के लिए और 1.5 करोड़ टीचर्स के लिए लगभग 3 करोड़ लोगों के लिए सबसे पहले वैक्सीन लेके आई जाए, जो बच्चों के लिए लगाई जा सकती है। परीक्षा से पहले वैक्सीन की व्यवस्था करें। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीनेशन हो जाए। परीक्षा तब ली जाए जब बच्चों को वैक्सीन की सुरक्षा दे दी जाए। ऐसे में आज का सबसे बड़ा सवाल, बोर्ड परीक्षा तो होगी, कब, कैसे और कहां, यह पत्रकारिता में हमें सिखाया जाता है। व्हेन, वेयर, हाउ, और यह सवाल बहुत ही मौजू हैं बोर्ड परीक्षाओं को लेकर। छात्रों की सेहत जरूरी या एग्जाम, या दरअसल दोनों के बीच समन्वय, तालमेल बिठाने की जरूरत है। चर्चा में मेरे साथ बीजेपी के राष्ट्रीय प्रवक्ता आरपी सिंह, कांग्रेस की राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर रागिनी नायक, छात्र राजनीति से ही निकली हैं, आतिशी आम आदमी पार्टी की विधायक, उनका चेहरा और एजुकेशन सेक्टर में बेहतरीन काम किया है, दीपिका शर्मा प्रिंसिपल हैं ग्रैंड कोलंबस इंटरनेशनल स्कूल की, और मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार, वन ऑफ द फॉरमोस्ट बिजनेस जर्नलिस्ट इन द कंट्री, सिद्धार्थ जराबी हैं। लेकिन आज सिद्धार्थ को मैंने ना सिर्फ पत्रकार होने के नाते बल्कि एक पिता होने के नाते भी बुलाया है। यह भी, इनके घर में भी एक बेटा है, वो इम्तिहान देने वाला है। ये भी अफेक्टेड पार्टी हैं, इनकी भी सांसें अटकी हुई हैं। तो सिद्धार्थ, अब ये प्लान ए, प्लान बी, ये सब कुछ बताया जा रहा है, चर्चा हो रही है, कम से कम चर्चा तो हो रही है। 4 केंद्रीय मंत्री देश के तमाम शिक्षा मंत्रियों के साथ कल माथापच्ची करते हुए दिखाई दिए हैं। लेकिन क्या आपको कुछ राह निकलती दिखी है या असमंजस अभी जस का तस है? संदीप, धन्यवाद। पत्रकारिता में हमें ये सिखाया गया था कि व्यक्तिगत कभी भी अपना परिप्रेक्ष्य नहीं रखना चाहिए, बट आपने अब मुझे ये कार्यक्रम शुरू करने के लिए बोला है तो मैं कर रहा हूं। देखिए, नहीं, आपातकाल है, एक आपद धर्म भी होता है। पत्रकारिता के अलावा हम पिता भी हैं, जी, हम परिवार वाले भी हैं। जी, देखिए, हाइंडसाइट इज 2020 एक आपने कहावत सुनी होगी, तो मेरे मन में बार बार आता है कि काश मार्च में ही इम्तिहान निपटा दिए गए होते तो कितनी अच्छी स्थिति होती है, पर किसी को यह पता नहीं था कि संक्रमण की ये स्थिति बनेगी। अब 2 विषय मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। 4 बड़े बोर्ड, सीबीएसई, आईसीएसई, आईबी देश भर के, और चौथा स्टेट बोर्ड्स। सबसे पहला मेरा प्रश्न है कि कल जो अनाउंसमेंट हुई, और मैं बहुत ज्यादा इसको ध्यान से नहीं मैंने पढ़ा, हर स्टेट अलग अलग निर्णय लेगा, तो क्या जो एक साझा प्रक्रिया से 12वीं के छात्र निकल के आगे आने वाली पढ़ाई के लिए नेशनल कॉम्पिटिटिव टेस्ट में जाते थे, और जो उन जगहों पे बिना टेस्ट के दाखिला होता है, खासकर दिल्ली जैसे हमारे राष्ट्रीय राजधानी में, तो वहां पे एक मुझे डर लग रहा है कि एक प्रकार से डिफरेंशियल आ जाएगा। अगर स्टेट बोर्ड एग्जाम नहीं करते हैं और सीबीएसई एग्जाम करता है, तो दोनों में, जैसे आपने बहुत अच्छा अपनी इंट्रोडक्शन में बोला, कि टाइमलाइन को लेके भी, मार्किंग को लेके भी, और इवेंचुअली जो लोग इनको दाखिला देने वाले हैं उन इंस्टीट्यूशंस के मन में भी सवाल बन के आएगा। अब साथ साथ जेडब्ल्यू और नीट की परीक्षा का भी कहा गया कि वो करनी पड़ेगी। तो मोटा मोटा ये क्लियरली समझ आ रहा है कि 6 महीने, शायद अगला एकेडमिक सेशन 4, 5 या 6 महीने में भी एट द आउटर डिले होने वाला है। तो संदीप, सबसे पहली बात कि हम एज अ सोसाइटी ये एक्सेप्ट कर रहे हैं कि 6 महीने की डिले होनी है, इसमें कोई जल्दबाजी या बंदर बांट ना हो। एक पिता के नाते कह रहा हूं, जो बीतना था बीत गया। लाखों की संख्या में लोगों ने अपनी जान गंवाई है, जो बचे हुए हैं उन पे प्रभु की कृपा है, और हमें ये चाहिए एक सामाजिक तौर पे हम लोगों की जान को सबसे पहले
दें। दूसरा, एक जो रियल स्थिति जो है जिसको बोल के मैं 30 सेकंड में समाप्त करूंगा, आर्थिक विषमता, पढ़ाई को लेके पिछड़ापन, रीजनल बैकवर्डनेस, दूरी, बिजली की कमी, लैपटॉप की कमी, 4G एक्सेस की कमी, और मैं तो जानता हूं कि जो टीचर्स हैं उनमें जो बीता है उनके परिवारों में, हम लोगों के परिवारों में। आपने कहा मेरी सांसें अटकी हुई हैं, एक प्रकार से तो अटकी थी, मैं भी अस्पताल घूम के आया 7-8-10 दिन। तो ये प्लीज समझिए कि इस टाइम जो हमारी सोसाइटी में इनहेरेंट एजुकेशनल एक प्रकार से विषमताएं थी, जो गैप्स थी, वो ज्यादा गैप्स बढ़ गई हैं। इसलिए जो भी निर्णय हो, मैं प्रार्थना करूंगा कि वो देश के लिए एक निर्णय हो। गैप्स को बढ़ाइए मत, गैप्स को कम करिए, समाज को साथ में लाइए इस समय पे, क्योंकि हर कोई टीचर है और हर कोई अभी स्टूडेंट है। हम सब स्टूडेंट हैं, कोरोना की महामारी के सामने सर झुका के बैठे हैं, और सब टीचर भी हैं, एक दूसरे को दवाइयां दे रहे हैं क्योंकि डॉक्टर भी नहीं मिल रहे हैं। तो इसलिए प्लीज टेक वन डिसीजन, वन इंडिया, वन डिसीजन ऑन 12th एग्जाम्स। मेरी बस यही डिमांड है। नहीं, बिल्कुल सटीक, सीधा, सरल एक लाइन का पॉइंट आपने रखा है। आरपी सिंह, देखिए, माता पिता की बात छोड़िए, पहले मैं बच्चों से ही शुरू करता हूं। बच्चों के लिए तो इससे निर्दयी वक्त कुछ हो नहीं सकता। उनकी तो सांसें अटकी हुई हैं। हर रोज आप तैयारी कर रहे हैं, जी हां होंगे होंगे होंगे। वो कब होंगे और कैसे होंगे? और मुझे मालूम है यह मुश्किल वक्त है, इसका सीधा सरल जवाब देना आसान काम नहीं है, सरल जवाब है भी नहीं, लेकिन एक रास्ता, एक क्लैरिटी क्या आ जानी चाहिए। आज नहीं, कल नहीं, तो एक हफ्ते के भीतर वो क्लैरिटी होनी चाहिए। इम्तिहान कहां होंगे? स्कूलों में होंगे, लिखित इम्तिहान होंगे या ऑब्जेक्टिव होंगे? संदीप भाई, पहले तो मैं आपको बधाई देता हूं आपके आज के ध्यान आकर्षक नोटिस के लिए। आपने बहुत बढ़िया ध्यान आकर्षक नोटिस लगाया, क्योंकि ये देश के भविष्य के साथ लगा हुआ विषय है। रागनी छात्र नेता रही है, मैं भी रागनी से कुछ साल पहले दूसू में राजनीति करता था, छात्र दूसू का जनरल सेक्रेटरी रहा हूं। मैं समझता हूं कि ये बड़ा कष्ट वाला समय है, और इसलिए सरकार ने एक कमेटी बनाकर, जिसमें माननीय राजनाथ सिंह जी, प्रकाश जावड़ेकर जी, मंत्री खुद, और हमने सिवियर केसेस युवाओं में देखे हैं, जितने तो दिल्ली सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। देखा है, दिल्ली सरकार जिम्मेदारी नहीं लेगी। दिल्ली में स्कूलों में बोर्ड के इम्तिहान करवाने का फैसला होता है, तो आप कहेंगे हमारी जिम्मेदारी नहीं, यही होगा ना जी। हम तो केंद्र सरकार को बार बार एक ही चीज कहेंगे कि जैसे आप अरेंज कर सके, हमारी पूरी मदद आपके साथ है। हमें वैक्सीन की डोजेज अरेंज करनी पड़ेंगी, और जो वैक्सीन दुनिया के अलग अलग हिस्से में बच्चों को लग रही हैं, 2 वैक्सीन तो हमें पता ही है, स्पुतनिक बच्चों को लग रही है, फाइजर बच्चों को लग रही है, तो क्यों हम उन वैक्सीन के इंपोर्ट के लिए एक लार्ज स्केल प्लान एज अ कंट्री क्यों नहीं बना रहे हैं? नहीं, अब वो प्लान होगी, फिर ऑर्डर दिए जाएंगे। ऐसा तो है नहीं ओवर द काउंटर ड्रग है, या वो खेप लिए बैठे हैं कि भारत वालों बताइए, अच्छा 3 करोड़ चाहिए, लो जी, और ये दे दिए हमने। ये ऐसे तो होता नहीं है। पर संदीप जी, और रास्ता क्या है ये बताइए ना। क्या आप अपने बच्चों को अपनी उनकी जान के रिस्क पे अपने घर से निकलने देंगे क्या एग्जाम देने जाने के लिए? आपके और हमारे जैसे लोग कहेंगे जी ऑनलाइन एग्जाम कर लो, क्योंकि हमारे पास सारे रिसोर्सेज हैं, हम अपने बच्चों को हाई स्पीड इंटरनेट भी दे देंगे, हम उन्हें लैपटॉप भी दिलवा के दे देंगे। तो फिर लेकिन जो बच्चे जिनके पास इंटरनेट कनेक्शन नहीं है, जिनके पास अपने लैपटॉप नहीं है, जिनके पास बिजली के कनेक्शन 24 घंटे नहीं है, हम उनको कहेंगे कि तुम ऑफलाइन एग्जाम दो, तुम अपनी जान के रिस्क पे जाओ और वहां पे एग्जाम दो। दीपिका, मैं समझ गया आतिशी। दीपिका, देखिए, यही एक विकट समस्या है। इतने पहलू हैं, सिर्फ एक पहलू पर गौर करने से काम नहीं चलेगा। बहुत से छात्र हैं, अगर मेरा बच्चा 12वीं में है और वो इम्तिहान देना चाहता है और वो ऑनलाइन इम्तिहान दे सकता है, ठीक है, मैंने उसके लिए वो सुख सुविधाएं उपलब्ध करा दी, तो कैन ही बी फाइंड फॉर दैट? या विल ही बी अक्यूज कि भाई आप तो साधन संपन्न हैं, वो उस बात का क्या गुनाह कर रहा है?
पर इसका दूसरा पहलू यह है, जो गरीब छात्र हैं वो भी इस देश के बाशिंदे हैं, उनके पास वो सहूलियत नहीं है। तो एक का पक्ष लेंगे तो दूसरे को नुकसान हो रहा है, दूसरे का पक्ष लेंगे तो पहले को नुकसान हो रहा है। यह बड़ी जटिल समस्या है दीपिका। बिल्कुल, आपने पहले भी कहा था कि देयर नो इजी आंसर्स टू दीज क्वेश्चंस। दूसरी चीज है, अभी चॉइस है हमारी बिटवीन सर्वाइवल एंड फ्यूचर। ऑब्वियसली इट्स सर्वाइवल फर्स्ट। तीसरी बात कि अगर आप चाहे 90 मिनट्स का एग्जाम रखो, चाहे 3 आवर्स का, बच्चे घर से निकल के जाएंगे, इकट्ठे कैसे वो जाएंगे, वो कैसे पहुंचेंगे, एंड तब भी एक दूसरे को इन्फेक्शन हो सकता है। रिव्यू करके अगर ये कहते हैं जुलाई और अगस्त में एग्जाम है, चॉइस भी देते हैं, फिर भी बहुत बारी ऐसे हो सकता है कि शायद केसेस इतने ही रहे या थोड़े कम भी हो जाएं, फिर भी एक रिस्क रहता है। रिस्क टू द स्टूडेंट्स, रिस्क टू द फैमिलीज, रिस्क टू द स्टाफ जो इन्विजिलेट करेंगे, तो उनकी फैमिली को। आई फील कि अब अगर हमारे कंट्रोल में नहीं है ये स्पाइक और वैक्सीनेशंस और इन्फेक्शंस एंड एवरीथिंग, वी शुड गो, जैसे बाहर किया गया है, कि हम प्रेडिक्टिव स्कोर स्कूल को अलाउ करें कि प्रेडिक्टिव स्कोर्स दे, और उसके बेसिस पे वो यूनिवर्सिटी, उसमें फेवरेटिज्म होगी ना दीपिका। आपके भी कुछ फेवरेट स्टूडेंट्स होंगे, क्लास टीचर्स के फेवरेट होते हैं, कुछ छात्र अच्छे होते हैं पर वो फूटी आंख नहीं सुहाते टीचर्स को। नहीं, जरूरी नहीं है। हाँ, नहीं होता है ये, मैं भी तो स्टूडेंट रहा हूं, बहुतों की आंखों का तारा था मैं टीचर्स का। मैं कुछ भी कर लूं, मेरी हर बात नजरअंदाज हो जाती थी, और मैं सब कुछ ठीक भी कर लूं, कुछ छात्रों की आंखों का कांटा भी था मैं। नहीं, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं, कई टीचर्स रखते होंगे ऐसे, बट अभी क्या जो टाइम है और जो भी सर्कमस्टांसेस हैं, उसमें हमें प्रेडिक्टिव स्कोर्स करके, जैसे बाहर यूरोप और अदर कंट्रीज में ऐसे फॉलो किया गया है, हम और यूनिवर्सिटीज को उनको मानना चाहिए, बिकॉज दिस इज द बेस्ट वे आउट। नहीं, अब इसी के अंदर जैसे साइंस स्ट्रीम है, प्रैक्टिकल्स हो रहे हैं क्या दीपिका? अभी अब प्रैक्टिकल इम्तिहान भी लगभग 30% स्कूलों के रह गए हैं। हमने प्रैक्टिकल्स मार्च में खत्म कर लिए थे, ज्यादातर स्कूलों के हो गए। हाँ, ज्यादातर स्कूल्स के हो गए थे। तो प्रेडिक्टिव स्कोर्स ही आप कहती हैं कि सबसे मुकम्मल रास्ता वही निकलता है। उसमें सवाल तो होंगे, यू कांट सेटिस्फाई एवरीबॉडी, हर पक्ष को आप संतुष्ट नहीं कर पाएंगे, ये तो बात तय है। बट अगर सर्वाइवल का ही हमारा चॉइस है, तो सर्वाइवल के लिए आपको प्रेडिक्टिव स्कोर्स देके यू विल हैव टू मूव ऑन टू द सेशन, एडमिशंस और नेक्स्ट सेशन शुरू करना पड़ेगा। नहीं तो आपका ये बिल्कुल जीरो सेशन, जैसे कोई स्टेट गवर्नमेंट्स कह रही थी, उन्होंने पहले ही कह दिया था कि हम एग्जाम करें, हम बच्चों का स्कूल खोलेंगे ही नहीं पूरे साल, हम उनको एग्जाम नहीं प्रेडिक्टिव स्कोर करेंगे तो ये जेईई नीट के एग्जाम्स वो कैसे होंगे? वो तो एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, दिल्ली यूनिवर्सिटी में भी बहुत सी स्ट्रीम्स में एंट्रेंस एग्जाम्स हैं, वो ऑनलाइन हो सकते हैं, और कहीं सेंटर जहां पर, तो बात तो वहीं दिक्कत आएगी, गरीब जो छात्र हैं वो कैसे करेंगे? मैं वही बता रही हूँ, जहां पर केसेस कम होते हैं, और ये सिर्फ एक दिन की बात है, ये कोई 5 या 6 एग्जाम नहीं है, और इनको स्टैगर्ड वे में हम ले सकते हैं। बट आप एक मेजॉरिटी, इतना बड़ा 1.5 करोड़ जितना नंबर, आप कहें कि वो एक ही दिन जाए, और आप सोच सकते हैं कि ट्रैफिक बाहर कितना होता है, वो मार्च में सुबह जिस टाइम बच्चा आता है और जाता है, और इट्स नॉट इजी टू मैनेज एंड कंडक्ट एग्जाम्स। तो सिद्धार्थ, क्या प्रेडिक्टिव स्कोर्स क्या एक रास्ता हो सकता है कि जो भी आपका आकलन किया गया है इस साल, हालांकि ऑनलाइन क्लासेस ही हुई, वो आकलन भी अपने आप में मुकम्मल नहीं है? यह सवाल मैंने दीपिका से पूछा है, लेकिन क्या यह रास्ता निकलेगा, या ये एक रास्ता हो सकता है? क्योंकि वैक्सीनेशन तो मुकम्मल नहीं हो पाएगी, ये तो तय बात है। देखिए, बिल्कुल आप सही कह रहे हो, इसीलिए मैं उस बात पे वापस आता हूं जो आप ही कह रहे हैं, देयर आर नो इजी आंसर्स, और हमें यह तय करना पड़ेगा एज अ कंट्री कि क्या जान ज्यादा जरूरी है कि एग्जाम जरूरी है। और इसमें जो प्रैक्टिकल एस्पेक्ट्स में बहुत सारे इश्यूज निकल के आ रहे हैं। मैं एक बात छोटी सी रख के समाप्त करूंगा संदीप। मैं उस बैच का स्टूडेंट हूं जम्मू कश्मीर बोर्ड का, जिस बैच को 11वीं और 12वीं और ग्रेजुएशन करने में 2 साल एक्स्ट्रा लगे। 89 और 90 के सर्दियों में कश्मीर से हिंदू समाज को निकाला गया
और हमने टेंट में 11वीं और 12वीं पढ़ी है और ग्रेजुएशन करते करते हमें 2 साल एक्स्ट्रा लग गए। हमारे सारे हजारों की संख्या में बैचेस में लॉस ऑफ सीनियरिटी और एजुकेशनल फोकस पे लॉस हुआ है। ये पूरे देश के साथ नहीं होना चाहिए। अगर आप स्टेट्स को ये फ्रीडम दे दें तो जो स्टेट में जिसकी जो मर्जी होगी वो करेंगे। आपने दिल्ली राज्य की बात की, दिल्ली में ही देखिए कितना बड़ा एक स्प्लिट आ जाएगा। दिल्ली सरकार के स्कूल्स में एग्जाम नहीं होगा परंतु सीबीएसई के स्कूल्स में होगा। उसका लर्निंग आउटकम क्या होगा? और रिमेंबर, आखिरी बात संदीप, आवर एंट्रेंस एग्जाम्स हमारे देश में एक्सक्लूजन पे के प्रिंसिपल पे काम करते हैं कि बिल्कुल टॉप 0.5 परसेंटाइल को एडमिट करो, बाकियों को बाहर निकाल दो। दिल्ली यूनिवर्सिटी में पूरे देश भर से लोग थोक के नंबर लाते हैं, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, प्लीज बी क्लियर, बट हम जानते हैं कि उनकी नंबरिंग फिलॉसफी क्या है और दिल्ली सीबीएसई दिल्ली गवर्नमेंट की क्या है। इट विल लीड टू लॉट ऑफ डिवीजन इन सोसाइटी। जो भी फैसला है ये मानिए कि 6 महीने शायद डिले कर देंगे, आगे को क्रंच करेंगे, वहां पे सैटरडे संडे में क्लासेस चला के रिकवर कर लेंगे। ट्रेन लेट होती है पर जब रास्ता साफ हो जाता है, फॉग उड़ जाता है, ट्रेन ज्यादा तेजी से जाके टाइम रिकवर कर लेती है। संदीप, आप और मैं कितनी बारी ऐसी ट्रेन में फंसे हैं। ठीक है, एक आखिरी सवाल, और मैंने कहा कि यह ध्यान आकर्षण प्रस्ताव है, कॉल अटेंशन नोटिस है, मोशन है सरकार के लिए। मेरे पास वक्त की कमी है, टाइम तो खत्म हो चुका है। छोटा छोटा जवाब चाहूंगा आतिशी, रागिनी और आरपी सिंह आपसे। आरपी सिंह, मेरा सुझाव ये है, जो ये एनटीए हमारी टेस्टिंग एजेंसी है, ये नीट और जेईई के लिए एक इम्तिहान बनाती है, इम्तिहान करती है। क्यों ना 12वीं की बोर्ड की परीक्षाओं, एक दिन परीक्षा हो, एनटीए एक पर्चा बनाए समस्त 12वीं के छात्रों के लिए, 1.5 करोड़ छात्रों के लिए, वो स्टेट बोर्ड हो, सीबीएसई हो, आईसीएसई हो। एक ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन पेपर बनाया जाए, परसेंटाइल के आधार पर नंबरिंग हो, जिससे आपको कॉलेज एडमिशन में भी दिक्कत नहीं होगी, नंबरों की मारामारी नहीं है। परसेंटाइल सिस्टम बनाकर क्या एक इम्तिहान एक बार में किया जाए, उसके लिए बंदोबस्त करने में हम सक्षम हैं। एक ही दिन का वो काम हो, क्या वो रास्ता निकल सकता है? बजाय ये अनिश्चितता की होने हैं, करवाने हैं, एकेडमिक सेशन लेट हो जाए, फिर कहीं तीसरी वेव आ जाए। आरपी सिंह, छोटा छोटा जवाब 20-20 सेकंड का। संदीप, सुझाव अच्छा है परंतु फिर दिक्कत वही है कि कितने लोग इकट्ठे करेंगे, बच्चों इकट्ठे होंगे, उनके पेरेंट्स भेजेंगे, विषय वही है। और इसलिए कल सुझाव आने दो, और मैं चाहूंगा रागनी की पार्टी भी, और रागनी खुद भी भेज सकती है सुझाव, और आतिशी की पार्टी भी, खुद एजुकेशनल बैकग्राउंड से दोनों के दोनों सुझाव भेजे, सरकार को भी भेज सकते हैं, ट्वीट भी कर सकते हैं, सुझाव अच्छे इनके भी। ठीक है, रागिनी, आतिशी के एक सेकंड आतिशी, एक बात कहना चाहूंगा आपकी जानकारी के लिए। फाइजर, ऑस्ट्रेलिया ने मांगी फाइजर ऑस्ट्रेलिया को, उन्होंने कहा हम 2022 में देंगे आपको फाइजर। हाँ, तो वो तो एडवांस बुकिंग करानी पड़ती है ना, वो मुझे मालूम है। रागिनी, बोला उन्होंने। संदीप जी, आप जिसे एक दिन का कार्यक्रम बता रहे हैं वो नहीं हो सकता, क्योंकि 5 से 6 सब्जेक्ट पे बच्चा बैठता है 12वीं की परीक्षा में, तो वो 5-6 दिन तो खींची जाएगा। इसीलिए नहीं, एक ही इम्तिहान बना दिया जाए पूरी 12वीं के लिए, जिसमें थोड़ा थोड़ा पुट हो, उसमें इंग्लिश भी हो, साइंस भी हो, कॉमर्स भी हो। मुझे 20 सेकंड तो बोलने दीजिए। 5 या 6 एग्जाम देने पड़ेंगे। तो प्रियंका गांधी जी ने एक चिट्ठी लिखी थी एमएचआरडी को, और ये कहा था कि एजुकेशन सिस्टम बच्चों की मानसिक, शारीरिक, साइकोलॉजिकल हेल्थ, इन तीनों के प्रति सेंसिटिव होना चाहिए। वही रुख हमें अपनाना चाहिए। जान है तो जहान है, बहुत अवसर मिलेंगे। बिना टीकाकरण के, बिना वैक्सीनेट करे अगर हम अपने 1.5 करोड़ बच्चों को परीक्षा देने के लिए आज उतार देते हैं, तो मैं समझती हूँ कि उनकी जान को जोखिम में डालना है, कोई माँ बाप ये नहीं चाहेगा। देखिए संदीप जी, मुझे तो लगता है बहुत स्पष्ट है, जब तक बच्चों का हम टीकाकरण नहीं करवा सकते हैं तब तक हमें बोर्ड के एग्जाम नहीं देने चाहिए। आप और हम अपने परिवार के बच्चों को रिस्क पे अगर नहीं डालना चाहते हैं तो हम कैसे अपेक्षा कर सकते हैं कि लाखों परिवार अपने बच्चों को हमारे निर्णयों की वजह से अपने बच्चों को रिस्क पे डाल सकें। मेरा अभी भी मानना है कि केंद्र सरकार ऑस्ट्रेलिया के एग्जाम्पल ना दे। हमने बात करी क्या, 2022 तक नहीं है ऑस्ट्रेलिया में वैक्सीनेशन, क्या बात, और आपकी जानकारी के लिए देखिए, तू मैं से कोई हल नहीं निकलेगा। ये बच्चों का सवाल है, बच्चों
पर मेंटल ट्रोमा भी है, दबाव भी है, टेंशन भी है। और कितने दिन तक लगातार आप तैयारी कर सकते हैं? कितने दिन तक माता पिता भी प्रोत्साहित कर सकते हैं, उत्साहित रख सकते हैं बच्चों को कि बेटा कोई बात नहीं, अभी इम्तिहान होने वाले हैं, थोड़ा पढ़ते रहिए, लगे रहिए, लगे रहिए। तो रास्ता हमें निकालना होगा। कल तमाम सुझाव आ जाएंगे और सुझाव में यह संघीय ढांचा कंकरेंट लिस्ट में है एजुकेशन। सबको साथ चलने की जरूरत है। जो जवाब मिलेंगे सबको संतुष्ट नहीं करेंगे, लेकिन लाजगुड देखना होगा, कोई ना कोई रास्ता निकालना होगा। इसके लिए आप सभी को तैयार भी रहना चाहिए। इसी उम्मीद के साथ नमस्कार। खास जड़ी बूटियों से बना पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण आज ही ले आएं। पेट सफा पहली रात से ही असर दिखाता है और इसकी आदत भी नहीं पड़ती। पेट सफा हर रोग दफा।